अगर कोई नर्सिंग स्टूडेंट नर्सिंग यूनिवर्सिटी एग्जाम में फेल हो गया तो कौन से सिचुएशन में कॉलेज क्या डिसीजन लेगा, ये बात सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। अदरवाइज नर्सिंग स्टूडेंट अपने ही कॉलेज में स्टूडेंट नहीं नर्सिंग स्लेव बन के रह जाते हैं। तो अपने राइट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी आकृति सिंह, बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट, करेंटली वर्किंग एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। आज के वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आप कभी नर्सिंग यूनिवर्सिटी एग्जाम, इन शॉर्ट बोलूं नर्सिंग सेमेस्टर एग्जाम में फेल हो जाते हो तो आपके साथ क्या किया जाएगा या फिर कॉलेज क्या डिसीजन लेगा। ठीक है, तो बहुत बार बच्चों को लगता है कि पूरा ईयर बैक हो जाएगा, कोर्स डिले हो जाएगा या फिर एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ेगी, डिग्री नहीं मिलेगी, कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। तो देखो, ये सब एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं। मैं ये तो नहीं डायरेक्टली कह रही कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, इनमें से कोई भी एक चीज हो सकती है। बट कौन सी सिचुएशन में क्या डिसीजन लिया जाता है ये बात आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तो इसलिए वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करना, मैं वन बाय वन करके आपको सारे एक्सपेक्टेड आउटकम्स बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि जब भी आप कोई एग्जाम दो तो इट इज ऑब्वियस कि भाई आप पास हो जाओगे, बट कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम हमारे फेवर में नहीं हुआ या फिर कभी कोई बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हेल्थ इशू आ गई जिसकी वजह से स्टूडेंट एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, या फिर टाइम मैनेजमेंट का इशू हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो कभी कभी होता है कि बच्चे का बैक लग गया, तो बैक लगने का मतलब ये थोड़ी है कि वो बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है या फिर वो नर्स नहीं बन सकता या नहीं बन सकती। तो अगर कभी सप्ली आ जाता है तो क्या उसका सोल्यूशन है, ये बात हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा नर्सिंग करिकुलम को जानते हैं। तो नर्सिंग में बेसिकली 3 टाइप के कोर्स होते हैं। एक होता है आपका एएनएम, एक होता है आपका जीएनएम और एक होता है आपका बीएससी नर्सिंग। ठीक है, एमएससी नर्सिंग भी होता है बट वो पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो हम इस वीडियो में पोस्ट ग्रेजुएशन को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ यूजी लेवल के कोर्सेज को और डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, एएनएम और जीएनएम नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स है और इसमें जो एग्जाम होता है वो साल में एक बार होता है। जैसे कि एएनएम 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है तो एएनएम फर्स्ट ईयर का एक बार एग्जाम होगा और एएनएम सेकेंड ईयर का एक बार एग्जाम होगा। उसके बाद आप जीएनएम की बात करें तो जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 3 साल का नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स है। इसमें साल में 3 बार एग्जाम होते हैं। लाइक फर्स्ट ईयर का एग्जाम 1 ईयर कंप्लीट होने पे, फिर सेकेंड ईयर का एग्जाम 1 ईयर कंप्लीट होने पे और फिर थर्ड ईयर का एग्जाम फाइनल ईयर कंप्लीट होने में। बट बात जब बीएससी नर्सिंग की आती है तो नर्सिंग थोड़ा सा मतलब नर्सिंग का सबसे कॉम्प्लिकेटेड कोर्स होता है, दैट इज द बीएससी नर्सिंग, क्योंकि जो इसमें एग्जाम होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होता है। ठीक है, टोटल 4 साल का कोर्स है और हर साल आपको 2 सेमेस्टर देने होते हैं। तो अगर 4 साल का कोर्स है तो टोटल सेमेस्टर आपका 8 सेमेस्टर होता है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 7th सेमेस्टर तक की आपकी जर्नी ही आपका 8th सेमेस्टर डिसाइड करती है, क्योंकि जो आपका 8th सेमेस्टर होता है वो कंप्लीट इंटर्नशिप होता है। और इंटर्नशिप में जाने के पहले फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 7th सेमेस्टर तक का आपका पूरा एग्जाम क्लियर होना चाहिए। बट इन केस अगर कभी बीच में किसी सब्जेक्ट में बच्चे का बैक लग गया तो उसके इंटर्नशिप में क्या इम्पैक्ट या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ये बात स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। ठीक है, तो नर्सिंग का करिकुलम मैंने आपको समझा दिया। अब मैं एएनएम और जीएनएम का शॉर्ट में और बीएससी नर्सिंग का डिटेल में आपको बता दूंगी, क्योंकि एएनएम और जेएनएम में इंटर्नशिप का इशू नहीं है, इसलिए अगर किसी का सप्ली लगता है तो इजिली वो पास हो जाता है। बट अगर जीएनएम में किसी बच्चे का पेपर बैक हो जा रहा है, मतलब किसी बच्चे का किसी एग्जाम में वो फेल हो रहा है, उसका सप्लीमेंट्री आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इसलिए मैं बीएससी नर्सिंग को डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो जल्दी से मैं पहले एएनएम और जीएनएम का बता देती हूँ। सो डियर एएनएम एंड जीएनएम स्टूडेंट, आपको बता दूं कि जब भी आपका एग्जाम होता है, चाहे आप किसी भी कॉलेज में हो, तो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के साइड से आपका एग्जाम का करिकुलम आता है। ठीक है, तो उसमें जैसा कि मान लो आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया और आपका फर्स्ट ईयर के किसी भी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में आपका बैक लग गया, तो फिर कुछ महीनों के बाद आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, वही आपके यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से, मतलब यूपी स्टेट ने स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लाइक अगर आप उत्तर प्रदेश के हो तो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, अगर आप किसी और स्टेट से हो तो आपके स्टेट का जो भी नर्सिंग फैकल्टी है या मेडिकल फैकल्टी है उसके साइड से आपका नोटिस रिलीज किया जाता है कि जिन बच्चों का सप्ली आया है उन बच्चों का इस डेट से लेकर के इस डेट को एग्जाम है। तो उनका प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। अगर इनकेस आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक लग गया तो कुछ दिन के बाद फिर से एक एग्जाम का नोटिस आता है, जिसमें वो सारे बच्चे एग्जाम फीस देकर के अपीयर होते हैं जिनका किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगा है। कौन से सब्जेक्ट का पेपर कौन से दिन होगा ये सब दोबारा से टाइम टेबल आ जाता है
तो आप लोगों को परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। चाहे आप एएनएम स्टूडेंट हो, चाहे आप जीएनएम स्टूडेंट हो, अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक लग गया तो आपका विद इन 6 मंथ कह लो दोबारा से सप्लीमेंट्री एग्जाम का नोटिस आ जाता है। आपकी कुछ एग्जाम फीस लगती है अराउंड 3 to 4,000 रुपीज। वो एग्जाम फीस पे करके आप दोबारा से जिस भी सब्जेक्ट में फेल हुए थे उस सब्जेक्ट में अपीयर होकर के आप अपना एग्जाम दे करके वो पेपर क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो एएनएम और जीएनएम कोर्स के लिए सेम प्रोसेस होता है। बट बीएससी नर्सिंग कोर्स में अगर किसी स्टूडेंट का सप्लीमेंट्री आ जाता है तो इन बच्चों का थोड़ा सा रूल रेगुलेशन अलग होता है। तो अब मैं डिटेल में बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट का डिस्कस करने जा रही हूँ। बट फिर से याद दिला दूं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो देखो, बीएससी नर्सिंग में चीजें जो होती हैं वो सेमेस्टर वाइज होता है। कोर्स करिकुलम जो है वो सेमेस्टर वाइज होता है। अगर मैं ओपनली आपको बोलूं तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 5th सेमेस्टर या 6th तो बहुत क्लोज हो जाएगा, मान के चलो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 5th सेमेस्टर तक अगर बाई चांस किसी 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर आपका 6th या 7th सेमेस्टर में कभी गलती से भी बैक लग गया तो इसका सीधा इफेक्ट आपके इंटर्नशिप पे पड़ सकता है। और अगर इंटर्नशिप आप पे इम्पैक्ट पड़ा, आपके इंटर्नशिप अगर लेट स्टार्ट हुई तो लेट खत्म होगा, जिससे आपका कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको लेट मिलेगा, आपकी डिग्री लेट होगी और आपका आप कह सकते हो कि आपको इस वजह से जॉब मिलने में भी थोड़ा सा लेट हो सकता है। तो करना क्या है, देखो सपोज आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ। अगर उसमें आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन किसी एक सब्जेक्ट में बैक लग गया सपोज, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा। तो सिंस फर्स्ट सेमेस्टर है, अभी आपको पूरा 7th सेमेस्टर तक का जर्नी कंप्लीट करना है। अगर किसी बच्चे का फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग गया, रिजल्ट आया, उनको पता चला कि मैं सब्जेक्ट वाई में फेल हूँ, सप्ली आई है मेरी, तो इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होती है। जिस स्टूडेंट का बैक आया है, जैसे मान लो एक क्लास में 58 स्टूडेंट हैं, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, किसी क्लास में 58 या 60 स्टूडेंट हैं, 60 का मान के चलते हैं, 60 स्टूडेंट है, जिनमें से 2 बच्चों का एनाटॉमी में बैक आया है। ठीक है, 2 बच्चों का एनाटॉमी फर्स्ट सेमेस्टर का मैं एग्जांपल लेके बता रही हूँ, एनाटॉमी में बैक लग गया है, एनाटॉमी में बच्चा फेल हो गया है, तो फिर क्या होगा कि जैसे ही ना नर्सिंग में कोई एग्जाम के बाद बहुत दिन की ज्यादा छुट्टी वुट्टी नहीं होती है। सपोज आज आपका फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम खत्म हुआ, कल से आपकी सेकंड सेमेस्टर एग्जाम की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, फिर अपना कुछ 2-3 महीनों के बाद आपका रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो अगर आपका आज फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हुआ और कल से या फिर 1 वीक के बाद से आपका बैच का सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, तो इतना जल्दी रिजल्ट तो डिक्लेयर होता नहीं है। तो जो 60 स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं, सभी बच्चे एक साथ सेकंड सेमेस्टर के बैचेस स्टार्ट मतलब बैच कंटिन्यू करेंगे। जो सब्जेक्ट 58 स्टूडेंट को अलग या 2 जो फेल होने वाले हैं उनको अलग नहीं पढ़ाया जाएगा, सभी बच्चों का एक साथ सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम कंप्लीट हो गया, अब रिजल्ट आने के पहले ही सेमेस्टर दूसरा स्टार्ट हो जाता है, तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में कंटिन्यू कर जाओगे। उसके बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो मान लो पता चलता है कि 58 स्टूडेंट पास हैं और 2 स्टूडेंट फेल हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि जो 2 स्टूडेंट फेल हैं उनको सेकंड सेमेस्टर से निकाल करके वापस फर्स्ट सेमेस्टर में भेज जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। होगा क्या, आप एज यूजुअल जैसे बाकी के 58 स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे हैं, वैसे ही वो 2 बच्चे भी उनके साथ बैठ के सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस करेंगे जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा था। मतलब ये कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगता है तो आपको पीछे नहीं किया जाएगा, आप आगे के सेमेस्टर में कंटिन्यू रहोगे। ठीक है, जो बैक होता है उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। जैसे ही आपका सेकंड सेमेस्टर एग्जाम मतलब सेकंड सेमेस्टर चल रहा होगा, ठीक है, तो यूजुअली होता ये है कि जब सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम पास आने वाला होता है, ठीक है, मान लो 6 मंथ का आपका सेकंड सेमेस्टर का पूरा ड्यूरेशन है, तो अराउंड 4th या 5th मंथ तक एक सप्लीमेंट्री एग्जाम का सर्कुलर आ जाता है कि जिन बच्चों का फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा था उन बच्चों का एग्जाम इस डेट को होना है। तो यूनिवर्सिटी, आप किस भी कॉलेज में पढ़ो मैटर नहीं करता है, आपका कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है उस यूनिवर्सिटी के साइड से सप्लीमेंट्री एग्जाम की भी डेट आती है, जिसमें जो बच्चे फेल हुए रहते हैं या फिर जिस भी सब्जेक्ट में बैक लगा होता है वो वे बच्चे अपना एग्जाम फीस वगैरह पे करके अपना फर्स्ट सेमेस्टर का वो एग्जाम क्लियर कर लेंगे। और सेकंड सेमेस्टर तो उनका चल ही रहा है, सेकंड सेमेस्टर में कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यूजुअली आप देखोगे कि अगर किसी स्टूडेंट का फर्स्ट सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में बैक लगा है तो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम
फाइनल होने के पहले पहले फर्स्ट सेमेस्टर का सप्लीमेंट्री एग्जाम करा दिया जाता है। तो जिस बच्चे का फर्स्ट सेमेस्टर में बैक था, सेकेंड सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम में बैठने के पहले पहले उसका फर्स्ट सेमेस्टर का वो बैक वाला पेपर भी क्लियर हो जाता है, अगर वो बच्चा क्लियर किया है तो। ठीक है, तो आपको बस परेशान नहीं होना है। इन केस अगर आपका कभी किसी सब्जेक्ट में बैक लग गया तो अब चीजें बस आपको एक्सेप्ट करनी है, क्योंकि जब भी आप किसी एग्जाम में बैठते हो तो हार जीत पास फेल लगा रहता है, ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। बस आपको एक्सेप्ट कर लेना है कि ठीक है यार, चलो बैक लग गया, अब आगे अच्छे से पढ़ाई करूंगी या करूंगा, ताकि जब सप्लीमेंट्री एग्जाम की डेट आए तो दोबारा वाले एग्जाम में मैं अच्छे से पास हो जाऊं और बाकी आगे का सेमेस्टर में कभी दोबारा से बैक ना लगे। ठीक है, ये आपको कोशिश करनी है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस मैं आपको बता देती हूँ। ये स्मूथ प्रोसेस तब होगा जब आपकी अटेंडेंस कंप्लीट होगी। ठीक है, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो तब होगा आपके साथ जब आपकी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के टाइम पे आपका अटेंडेंस क्लियर था, आप एग्जाम में बैठे थे, बट आपका सब्जेक्ट में बैक लग गया, तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में कंटिन्यू करने की परमिशन रहेगी और सेकेंड सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम के पहले ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सप्लीमेंट्री एग्जाम करा दिया जाएगा। और ये प्रोसेस आपका फिफ्थ सेमेस्टर के पहले अगर आपका किसी भी सेमेस्टर में बैक लगता है तो सेम रहता है। लेकिन अगर आप एग्जाम में बैठे ही नहीं थे और आपका पेपर में गैप है, एब्सेंट है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? सपोज आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में किसी एक सब्जेक्ट में इसलिए नहीं बैठे थे क्योंकि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट थी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। बीएससी नर्सिंग में हर एक सब्जेक्ट का सिंगल अटेंडेंस काउंट होता है कि आपका एनाटॉमी में, मतलब एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, आप जिस भी सेमेस्टर में रहोगे, जिस भी सब्जेक्ट में उस सेमेस्टर में, उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में आपके जितने सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट का अपना अटेंडेंस परसेंटेज काउंट होता है। मान लो आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का जब फाइनल एग्जाम होने वाला रहेगा तो आपका काउंट किया जाएगा कि एनाटॉमी में कितना परसेंट है, फिजियोलॉजी में कितना है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सब में कितना परसेंट अटेंडेंस है। अगर आप अटेंडेंस क्राइटेरिया को फुलफिल करोगे तभी जाकर के आप उस सब्जेक्ट के एग्जाम में बैठ पाओगे। सपोज आपका सारे सब्जेक्ट में अटेंडेंस अच्छा था लेकिन आपका सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी, एक एग्जांपल दे रही हूँ, में अटेंडेंस आपका कम था। ठीक है, या फिर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का मैं सबसे अच्छा एग्जांपल लेके बता रही हूँ। सपोज आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में अटेंडेंस आपका कम था, आपने क्लिनिकल फाइल्स वगैरह नहीं बनाई थी, जिसकी वजह से आपको एग्जाम में बैठने की परमिशन आपके कॉलेज के साइड से नहीं मिली। तो इस सिचुएशन में क्या होता है? इस सिचुएशन में आपको दोबारा से सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ेगा। भले ही आप एक बार भी एग्जाम में ना बैठे हो, बट जब रिजल्ट आएगा तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका एब्सेंट या फेल दिखाएगा और आपको दोबारा से सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब आपको इस पर रीजन जानने की जरूरत पड़ती है कि आपका अगर सप्ली लगा है तो किस वजह से लगा है। अगर आप एग्जाम में बैठे थे और आपके मार्क्स कम आए इसलिए आप फेल हो गए, तो जो अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको प्रोसेस बताया कि सप्लीमेंट्री एग्जाम आता है, टाइम आता है उसका, वो सब आप दोबारा से एग्जाम फीस फॉर्म वगैरह फिल करके एग्जाम देके क्लियर कर लेते हो। बट इन केस आपको एग्जाम में इसलिए नहीं बैठने दिया गया था कि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट थी, तो आप दोबारा से तब तक सप्लीमेंट्री एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते जब तक कि आपका अटेंडेंस परसेंटेज कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, नर्सिंग कॉलेज में अटेंडेंस को लेकर के स्ट्रिक्ट रूल होता है। अगर कोई आपका क्लिनिकल सब्जेक्ट है जिसमें आपकी हॉस्पिटल ड्यूटी भी लगाई जा रही है और आपका कॉलेज भी है, थियरी भी है, तो आपको थियरी में कम से कम 80% अटेंडेंस और आपको क्लिनिकल में 100% अटेंडेंस मेंटेन करना होता है। अब ये अटेंडेंस क्राइटेरिया क्या है, कैसा है, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आपको रिलेटेड वीडियो में भी दिख जाएगा उस वीडियो का लिंक, या फिर आप कमेंट सेक्शन में एक बार पिन कमेंट को देख लेना, उसमें आपको मेरी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने अटेंडेंस क्राइटेरिया को डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपका अटेंडेंस शॉर्ट होने की वजह से अगर किसी एग्जाम में आपको बैठने की परमिशन नहीं मिली, तो अब आप उस एग्जाम का सप्लीमेंट्री एग्जाम भी तभी दोगे जब आप पहले अपनी शॉर्ट अटेंडेंस को फुलफिल करोगे। अब शॉर्ट अटेंडेंस को फुलफिल कराने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो कॉलेज का होता है। वो कुछ ऐसा कराता है कि कंपनसेशन ड्यूटी लगाता है या फिर फाइन चार्ज करता है। तो अगर फाइन चार्ज करे तो इजिली बच्चे अब पैसे वैसे दे करके फाइन पे कर देते हैं, बट यूजुअली फाइन नहीं लिया जाता है। स्टूडेंट से एक्स्ट्रा ड्यूटी कराई जाती है, कंपनसेशन ड्यूटी या फिर मेकअप ड्यूटी जिसको बोलते हैं। तो कंपनसेशन ड्यूटी ऐसी भी होती है कि आप मंडे टू सैटरडे अपना कॉलेज का क्लास करो, बट संडे को आप का जो भी कॉलेज का पेरेंट हॉस्पिटल है, मतलब आपके कॉलेज का जो अपना हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में आप जाते हो, वहां पे ड्यूटी करते हो, वहां पे जो भी डॉक्टर होते हैं वहां उनसे अपने कॉपी पर साइन ले लेते हो, फिर कॉलेज में आकर के अपने टीचर को दिखाते हो कि मैम मैंने एक दिन की ड्यूटी कर ली। तो जब आप संडे करके ड्यूटी करोगे तो ये ड्यूटी आपकी
काउंट होती है, और जो आपका अटेंडेंस परसेंटेज शॉर्ट था जिसकी वजह से आप एग्जाम नहीं दे पाए थे, उस अटेंडेंस परसेंटेज में ये आपकी एक्स्ट्रा ड्यूटी वाला परसेंटेज ऐड हो जाता है। फिर जैसे ही आपका अटेंडेंस परसेंटेज कंप्लीट होता है तभी आप सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठ पाते हो। अब जब तक आपका ये वाला अटेंडेंस कंप्लीट नहीं होगा तब तक उस सब्जेक्ट का पेपर आपका क्लियर नहीं हो पाएगा जिस सब्जेक्ट में आपको शॉर्ट अटेंडेंस के लिए रोका गया था। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है। मैं अपने साइड से पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप स्क्रीन पे देखे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो कंडीशन थी कि अगर आप किसी एग्जाम में बैठे बट अगर आप उस एग्जाम के में कम मार्क्स होने की वजह से फेल हो गए तो आप स्मूथली सप्लीमेंट्री दे करके क्लियर कर लोगे। बट अगर किसी एग्जाम में आपको बैठने ही नहीं दिया गया क्योंकि आपका अटेंडेंस परसेंटेज शॉर्ट था, तो उस एग्जाम में आप दोबारा तभी बैठोगे जब आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अटेंडेंस परसेंटेज क्लियर होगा। और वो कैसे क्लियर होगा? आपको संडे संडे कॉलेज के साइड से हॉस्पिटल में जाकर के आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ती है जिसको हम कंपनसेशन ड्यूटी या फिर मेकअप ड्यूटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 5th सेमेस्टर तक अगर आप ऐसा कुछ दिक्कत होता है तब की बात है। बट आपका 6th और 7th सेमेस्टर बहुत ही क्रूशियल होता है। इसमें ट्राई करना कि कभी भी गलती से भी आपका बैक ना लगे, गलती से भी आपकी अटेंडेंस परसेंटेज शॉर्ट ना हो, क्योंकि अगर आप 6th या 7th सेमेस्टर में गलती से भी फेल हो गए या फिर आपकी अटेंडेंस सेमेस्टर शॉर्ट हो गई तो इसका सीधा निगेटिव इम्पैक्ट आपके इंटर्नशिप में पड़ेगा। और वो क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। बट फिर से याद दिला दूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको नर्सिंग रिलेटेड सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहती हैं। और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना जिससे किसी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना। तो अब देखो 6th सेमेस्टर जो है आपका वो है आपके 3rd ईयर का फाइनल सेमेस्टर, और जो 7th सेमेस्टर है वो आपके फाइनल ईयर मतलब कि 4th ईयर का फाइनल सेमेस्टर है। क्योंकि जो 8th सेमेस्टर होता है वो आपकी कंप्लीट इंटर्नशिप होती है, उसमें आपको कॉलेज नहीं जाना होता है, सिर्फ आपको ड्यूटी जानी होती है। तो इसलिए जो 7th सेमेस्टर होता है उसी को हम कॉलेज लाइफ का फाइनल सेमेस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अगर सपोज आपका 6th सेमेस्टर में गलती से भी बैक लग गया तो 7th सेमेस्टर आपके लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि 7th सेमेस्टर के तुरंत बाद आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होनी है। एग्जाम के तुरंत बाद अगर आपका एग्जाम में बैक लग गया तो इंटर्नशिप कॉलेज चाहे तो आपका रोक सकता है, लेट स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी के साइड से तो वैसे बहुत सारे नोटिस आते रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीजों में कॉलेज अपना रूल रेगुलेशन खुद ही चलाता है, तो आपको रिस्क ही नहीं लेना है। यूनिवर्सिटी क्या कहती है, स्टूडेंट के फेवर में क्या आया है नोटिस, वो सब बात की बात छोड़ दो। क्योंकि देखो मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहती, बट आप भी जानते हो कि एक स्टूडेंट के फेवर में सिस्टम क्या करता है, आप भी जानते हो, स्टूडेंट परेशान ही होता रहता है। तो इसलिए बेटर है कि आप रिस्क मत लो और आप स्मूथ स्टडी की तरफ स्टेप लो। ठीक है, तो 6th सेमेस्टर में इफ किसी सब्जेक्ट में आपका बैक आ जाता है तो 6th सेमेस्टर देखो बहुत टफ सेमेस्टर होता है। उसमें मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपका बैक लग गया और आप 7th सेमेस्टर में कंटिन्यू करें, ठीक है, से आपको 6th में नहीं रोका गया, आपको 7th में जाने दिया गया कि आप सप्ली देके पास हो जाना, तो 7th सेमेस्टर में ऑलरेडी आपको उधर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पार्ट 2 और मिडवाइफरी नर्सिंग जैसा बिग सब्जेक्ट, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट आपका इंतजार कर रहा है। इन दो डिफिकल्ट सब्जेक्ट के साथ आपका 2 और पीछे का सप्ली वाला सब्जेक्ट बचा हुआ है। इतने सारे सब्जेक्ट को एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यूजुअली 7th सब्जेक्ट में भी स्टूडेंट मतलब 7th सेमेस्टर में भी स्टूडेंट कभी कभी फेल हो जाते हैं जो ऑलरेडी 6th में फेल थे, क्योंकि इतना बर्डन वो हैंडल कर ही नहीं पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, तो आपको अपने आप को ऐसे बर्डन से पहले ही बचा लेना है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि नर्सिंग ज्वाइन करने के बाद अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाओ, सिलेबस वाइज पढ़ाई करो, और बहुत एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उतना टॉपिक पढ़ना है जितना आपके सब्जेक्ट के सिलेबस में मेंशन है। एक्स्ट्रा पढ़ के आपको कोई अवार्ड नहीं मिलेगा। अगर आप अपना सिलेबस पढ़ लोगे ना, एग्जाम में पास हो जाओगे, टाइमली इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी, इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी, आपको टाइमली डिग्री मिल जाएगी, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आराम से भाई एमएससी करना, जितनी डीप स्टडी करनी होगी करना, कोई नहीं रोकेगा। अभी नर्सिंग में आपका टारगेट है कि आपको टू द पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट पढ़ के आपको आपका सेमेस्टर क्लियर करना है। और सेमेस्टर क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स प्रेजेंट हो, अवेलेबल हो। अगर आप अपने से किसी बुक को रेफर करके नोट्स बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट इन केस अगर आपको नोट्स परचेज करनी है तो आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट करके किसी भी सेमेस्टर की नोट्स परचेज कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट की नोट्स परचेज कर सकते हो। नर्सिंग सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप स्पेशल नोट्स ऑफर के थ्रू मुझसे सब्जेक्ट परचेज करना चाहते हो, नोट्स परचेज करना चाहते हो,
तो ₹999 में 4 साल की बीएससी नर्सिंग का ऑल सब्जेक्ट नोट्स आप स्क्रीन पे देखे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे परचेस कर सकते हो। ठीक है, इस नोट्स में आपको पूरा टू द पॉइंट सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्लियर डिटेल नोट्स मिल जाएगा पीडीएफ में। तो आप सिर्फ इतना पढ़ लोगे तो आप आराम से अपना एग्जाम पास कर लोगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देती हूँ, दोबारा से हम पॉइंट पे आते हैं कि जैसे मैंने अभी ये बता दिया कि 7 सेमेस्टर संभालना मुश्किल हो जाता है, बट अगर आपका 7 सेमेस्टर किसी एग्जाम में बैक लग गया तब उस पर डायरेक्ट इंटर्नशिप पे क्या इफेक्ट पड़ता है, अब वो बता देती हूँ जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आपका किसी सेमेस्टर में बैक लगता है तो यूजुअली आपका जो नेक्स्ट सक्सेसिव सेमेस्टर है वो कंटिन्यू करा दिया जाता है। बट 7th सेमेस्टर इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि 7th सेमेस्टर आपके कोर्स का, नर्सिंग थियरी कोर्स का पूरा फाइनल माना जाता है, क्योंकि 8th आपका कंप्लीट इंटर्नशिप है बीएससी नर्सिंग में। और इंटर्नशिप का देखो, यूनिवर्सिटी कुछ भी कहे बट कॉलेज का अपना यही रूल होता है कि जो बच्चा 7th सेमेस्टर तक का सब कुछ क्लियर करके रखा है उसी का इंटर्नशिप कराया जाएगा, क्योंकि इंटर्नशिप के बाद डायरेक्ट आपका पूरा 4 साल का बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा। इंटर्नशिप के बाद आपका कोई सेमेस्टर एग्जाम नहीं होता है, जस्ट आपका ऑस्की असेसमेंट एग्जाम होता है। वो 1 दिन या 2 दिन में मैक्सिमम आपका प्रैक्टिकल टाइप एग्जाम होता है, जिसमें माइनर वाइवा और आपके स्किल्स वगैरह असेस करके आपको फाइनल सर्टिफिकेट वगैरह आपका क्लियर करा दिया जाता है। ठीक है, तो आपका 7th सेमेस्टर क्लियर होना इसलिए जरूरी है ताकि आप 8th सेमेस्टर का स्मूथ इंटर्नशिप स्टार्ट कर सको, क्योंकि इन केस अगर आपका 7th सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है और आपका कॉलेज आपको इंटर्नशिप अलाउ नहीं किया, आपके बैच के बाकी बच्चे इंटर्नशिप करके 6 महीने पे कंप्लीट कर लिए लेकिन आपकी इंटर्नशिप अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो इट इज ऑब्वियस कि जब तक आपकी इंटर्नशिप नहीं कंप्लीट होगी तब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं माना जाएगा तब तक आपको कॉलेज के साइड से आपका कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और जब तक आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक आप अपने 4 साल की बीएससी नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। और जब तक आपका ये रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक आप किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। तो आप देख रहे हो कि अगर आपका इंटर्नशिप किसी भी वजह से डिले हो जा रहा है तो इसका पूरा का पूरा नेगेटिव इफेक्ट यही पड़ रहा है कि आप फिर हर जगह से थोड़ा थोड़ा लेट होते जाओगे। तो इसलिए प्लीज आप हमेशा यही ट्राई करना कि आपका किसी भी सब्जेक्ट में कभी भी बैक ना लगे। इन केस अगर लग भी जाता है तो उसको टाइमली कंप्लीट करने का कोशिश करना, कॉलेज से बात कर लेना, सब चीजें पूछ लेना। अगर आपका अटेंडेंस शॉर्ट है तो एक्स्ट्रा ड्यूटी करके अपनी अटेंडेंस मेंटेन कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि भाई सब्जेक्ट बहुत बड़ा है नहीं पढ़ पाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना। नोट्स चाहिए तो फिर से याद दिला दे रही हूँ, स्क्रीन पे देखे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप नोट्स परचेस करके अपनी पढ़ाई कर लो, क्योंकि ये 4 साल की बीएससी नर्सिंग जितना स्मूथली निकाल लोगे उसके बाद बीएससी नर्सिंग करने के बाद जॉब की कोई कमी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी अच्छी जॉब मिल जाती है, बट कंडीशन ये है कि आपको आपका 4 साल का बीएससी नर्सिंग अच्छे से कंप्लीट करना होगा। सो आई होप आज के वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपका कभी सप्ली लग जाता है तो कौन से कंडीशन में क्या डिसीजन लेता है कॉलेज, ये आपको क्लियर हो गया होगा। 2-3 चीजें और, बहुत बार बच्चों को ये लगता है कि कॉलेज से ही निकाल दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कॉलेज से नहीं निकाला जाता है। बट हाँ, अगर आपको चांस दिया जा रहा है, आपके 4 साल का कोर्स है, आपको और एक्स्ट्रा 4 साल का टाइम दिया जाएगा। अब 8 साल में भी अगर आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट नहीं कर रहे हो, 8 साल में भी अगर आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट नहीं कर रहे हो तो इट इज ऑब्वियस यार कि एक पॉइंट पे कॉलेज आपको बोलेगा कि आप इस कोर्स को छोड़ के ही निकल जाओ। बट इतना लंबा ड्यूरेशन तक कोई स्टूडेंट फेल नहीं होता है, सब पास किसी ना किसी तरह कर ही लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों को रहता है कि जूनियर्स के साथ बैठ के क्लासेस करनी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपका जूनियर से क्या ही लेना देना है। आप जिस ईयर के बैच में हो आपका उसी ईयर में काउंट होगा, आप अपने बैच के साथ आगे बढ़ते रहोगे। बस अगर 7th सेमेस्टर में आपका बैक लग गया तब आपको इंटर्नशिप में रोका जा सकता है। आपके बैच के बाकी बच्चे जो पास में है वो इंटर्नशिप कंटिन्यू करेंगे और आपको रोक दिया जाएगा। इसके अलावा आपको और कहीं परेशानी नहीं आती है। बस आपको ट्राई ये भी यही करना है कि भाई कभी बैक ना लगे, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन ड्यूटी है वो सुनने में बड़ी आराम लगती है कि अगर कभी अटेंडेंस शॉर्ट हुआ तो निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा ड्यूटी कर लेंगे ऐसे वैसे, बट बहुत बर्डन और बहुत हेडेक हो जाता है। ठीक है, तो ये सब एक्स्ट्रा डिप्रेशन एंजाइटी को दूर रखो, टाइमली पढ़ाई करो, अच्छे से थोड़ा सा फोकस करो, पास हो जाओ। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट कि आप सभी बच्चे सभी सेमेस्टर में पास हो जाओ, सबकी अटेंडेंस मेंटेन रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर भी अगर कभी भी नर्सिंग रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माय स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो और अपना ध्यान रखो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।